हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं पढ़ रहा था पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, जिसका हम चौथा लेक्चर कल पढ़ चुका हूं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं लेक्चर 5। तो कल मैं क्या पढ़ा था? कल मैंने पढ़ा था कि पराकड़ की संरचना और लघु बीजाणु चतुष्क का पराकड़ में परिवर्तन। तो पराकड़ की संरचना हो चुकी थी। इसके बाद मैं पढ़ा था कि बीजांड की संरचना किस प्रकार बनती है, और बीजांड की संरचना पढ़ा और फ्रूट कोश की संरचना पढ़ चुके हैं। और इस तरीके से तो आज हम पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से या पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी प्रकार मेरा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, अर्थात इसमें क्या है, गुरु है, उसमें क्या था, लघु था। तो गुरु शब्द किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? माता के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो देखो हम बता रहे हैं एक चित्र के अकॉर्डिंग, डायग्राम को लेके हम चलेंगे। तो आप सभी लोग ये डायग्राम तो बनाने सीख ही गए होंगे। ये संरचना किसकी है? बीजांड की संरचना है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम देखेंगे ये अध्यावरण है और इसमें कुछ कोशिका होंगी। ये अधोस्तरीय कोशिका भी बोल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी बोल रहे हैं। इनमें एक कोशिका कैसी होगी? बड़ी होगी, जिससे हम बोलेंगे आर्कीस्पोशियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें कुछ कोशिका थी, छोटी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं कि लघु अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिससे बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल या प्रप्रसु कोशिका। इसके बाद ये प्रप्रसु कोशिका ये क्या करेगी? डिवीजन करेगी, विभाजन होगा इसमें। ये प्रप्रसु कोशिका, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन के फलस्वरूप हम किसका निर्माण करेंगे? दो कोशिका का निर्माण होगा। इसमें दो कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। जैसे कि मैंने पहले किया था, प्रप्रसु कोशिका दो कोशिका को निर्माण करती है विभाजन के फलस्वरूप। पहली कोशिका जो एक बाहर की ओर भित्ति की ओर होती है और दूसरी कोशिका एक अंदर की ओर होती है। बाकी की सभी छोटी छोटी कोशिका होंगी। जो बाहर की ओर परिधि की ओर कोशिका, ये कैसी है? परिधि की ओर कोशिका है। इस कोशिका को हम बोलेंगे भित्तीय कोशिका या परिधीय कोशिका। परिधीय कोशिका या हम भित्तीय कोशिका भी बोल सकते हैं इसको, परिधीय कोशिका या भित्तीय कोशिका। भित्तीय सेल, इसको मैंने भित्तीय सेल की बोला क्योंकि ये कहां है? परिधि की ओर है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? परिधीय कोशिका। दूसरी कोशिका है जो ऊपर की ओर आधार की ओर है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका या सेल। अब क्या होगा? जो परिधीय कोशिका है ये क्या करेगी? ये नष्ट हो जाएंगी। जो परिधीय कोशिका ये क्या, डिवीजन होकर नष्ट हो जाएंगे। ये परिधीय कोशिका है, ये नष्ट हो जाएंगी और क्या करेंगी? इस कोशिका को क्या करेंगी? कौन सी? बीजाणुजन कोशिका को पोषण प्रदान करेंगी। पोषण प्रदान करेंगी। ठीक है, तो देखो एक बात समझो,
ये कोशिका है, ये कोशिका क्या करेगी, सबसे पहले इसमें जो ये चित्र किसका है, गुरु बीजाणुधानी का चित्र है। तो इस गुरु बीजाणुधानी में क्या है, एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल या प्रेप्रेसो कोशिका होती है। इसमें विभाजन होगा और दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। पहली कोशिका जो पर्दीय की ओर होती है जिसे बोलते हैं पर्दीय कोशिका या भित्तीय कोशिका, ये क्या करती है, ये भित्ति का निर्माण करती है और ये कोशिका क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। जो पर्दीय कोशिका या भित्तीय कोशिका ये क्या होगी, ये नष्ट हो जाएगी और इससे जो पोषण प्राप्त होगा, जो बीजाणुजन कोशिका ये क्या करेगी, इससे पोषण प्रदान करेगी। कौन सी, पर्दीय कोशिका से ये बीजाणुजन कोशिका पोषण प्राप्त करेगी और ये आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। कौन, ये बीजाणुजन कोशिका। तो ये बीजाणुजन कोशिका क्या करेगी, पर्दीय कोशिका, और ये छोटी छोटी कोशिका इससे हम क्या करेगी, ये पोषण प्रदान करेगी। इन कोशिकाओं से ये पोषण प्रदान करेगी और ये आकार में बड़ी हो जाएगी और ये कोशिका सभी नष्ट हो जाएंगे। ये भी कोशिका नष्ट हो जाएगी, कौन सी, पर्दीय कोशिका। अब क्या होगा, बीजाणुजन कोशिका का निर्माण हो गया। पहले इतना लिख लो आप, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे देख रहे हैं बीजाणुजन सेल से किसका निर्माण होगा। तो ये हमारी बीजाणुजन कोशिका थी। अब क्या करेगी, ये जो बीजाणुजन कोशिका है इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, वो भी कैसा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसे विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसको खत्म कर देते हैं एक बार, तब देख रहे हैं। तो बीजाणुजन कोशिका थी, ये हमारे गुरु बीजाणुधानी बन गई। इसके अंदर कौन सी कोशिका थी, बीजाणुजन कोशिका, ये 2n होती है। तो ये जो बीजाणुजन कोशिका थी, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसमें छोटी छोटी कोशिका होंगी कुछ, और इस कोशिका को बोलेंगे हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या सेल, ठीक है। ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n कोशिका होती है, ठीक है। कैसी होती है, द्विगुणित 2n कोशिका। अब क्या होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, विभाजन होगा। कौन सा, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये कितनी कोशिका बनाएगा, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में इकट्ठे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अर्धसूत्री फर्स्ट एंड सेकंड होगा और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, अर्थात दो बार कोशिका विभाजन होता है। पहले अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, उसके बाद अर्धसूत्री सेकंड होगा। हम चित्र ज्यादा बन जाएंगे इसलिए नहीं बता रहे, चलो बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट होगा और एक कोशिका का निर्माण होगा। तो ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ये कितनी बन जाएंगी, दो बन जाएंगी, एन। बाकी छोटी छोटी कोशिका होंगी दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसमें फिर एक बार क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा, जो कैसा होगा, माइटोसिस समसूत्री विभाजन की तरह होगा, क्योंकि ये भी कोशिका कैसी है, आगुणित है, ये भी कोशिका कैसी होती है, आगुणित। अगर दोनों कोशिका आगुणित है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 2 रुपए हैं तो 2 का आधा 1 हो गया, लेकिन 1 का आधा क्या होगा, आधा कर सकते हो, किसी चीज को हम आधा नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा शरीर है, हम 2 लोग हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक शरीर तो हम उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या होता है कि हम एक अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो ये जो अर्धसूत्री सेकंड है ये कैसा होता है, समसूत्री विभाजन की तरह।
माइटोसिस की तरह होता है, ठीक है। माइटोसिस माइटोसिस समसूत्री विभाजन, समसूत्री की तरह ये कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। कौन? अर्धसूत्री सेकंड माइटोसिस की तरह कार्य करता है। और कितनी कोशिका बनाएगा? 4 कोशिका। और 2 कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएंगी? 4 कोशिका बन जाएंगी। 1 2 3 4 कोशिका बन गई। और बाकी की छोटी छोटी कोशिका हो सकती हैं। इनको दर्शाओ या नहीं दर्शाओ, ये कौन सी कोशिका होती है? बीजाणुजन कोशिका, वो बीजांडकाएं होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा? ये कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका। ये याद रखना, एक कोशिका, एक द्विगुणित कोशिका से हमेशा 4 कोशिका का निर्माण होता है विभाजन के फलस्वरूप। अगर कोई कोशिका है, सपोज दैट ये 2n कोशिका है, तो इससे हमेशा कितनी कोशिका बनेगी? 4 अगुणित कोशिका बनेगी, अगुणित सेल बनेंगे, ठीक है। याद रखना हमेशा एक अर्धसूत्र विभाजन स्वरूप। अगर किसी कोशिका में विभाजन होगा तो इसके फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर किसी कोशिका में मियोसिस, अगर किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनेंगी? एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमेशा 4 कोशिका बनती है, याद रखना। जैसे कि इसमें एक कोशिका थी जिसमें क्या हमने करवाया? अर्धसूत्री विभाजन करवाया, तो कितनी कोशिका बनेगी? 4। 1 2 3 4। इनमें से 3 कोशिका ये जो कहां है? परिधि की ओर कोशिका है। 3 कोशिका, 3 सेल जो कहां है? परिधि की ओर, परिधि की ओर। ये कैसे हो जाएंगे? ये नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, याद रखना हमेशा, ठीक है। अर्थात इन 4 कोशिकाओं में से जो परिधि की ओर 3 कोशिका हैं, ये क्या हो जाएंगी? ये नष्ट हो जाएंगी। जो परिधि की ओर 3 कोशिका, ये कैसी हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। और कितनी कोशिका बनेगी? बचेगी ओनली एक कोशिका बचेगी। ओनली एक कोशिका बचेगी। कौन सी? जो आधार की ओर सबसे ऊपर कोशिका है, अंदर की ओर कोशिका है, तो एक कोशिका बचेगी। और इसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? कितनी कोशिका बची? ओनली एक कोशिका बचेगी। और इसी कोशिका को हम बोलेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है। यह कैसी कोशिका होती है? क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित सेल होती है। इसमें छोटी छोटी कोशिका होंगी, ठीक है, जो क्या करती हैं इसको। और जो 3 कोशिका नष्ट होती हैं, ये जो 3 सेल थी ये नष्ट होंगी और क्या करेंगे? ये इस कोशिका को क्या करेंगे? पोषण प्रदान करेंगी। क्या करेंगी? पोषण प्रदान करेंगी, ठीक है। तो ये जो 3 कोशिका जो नष्ट हो जाएंगे, ये क्या करेगी? 1 2 3, ये तीनों कोशिका इसको पोषण प्रदान करेंगी और ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब देखो मेरा टॉपिक क्या था कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये टॉपिक था मैंने, तो मैंने देखा सबसे पहले सेम टू कॉपी, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन पढ़ाया था, सेम टू कॉपी ऐसा ही है, बस चित्र चेंज है। तो इसमें देखा था सबसे पहले कि जो प्रेपरेसु कोशिका थी, एक बड़ी सी कोशिका थी, जिससे मैंने बोला था प्रेपरेसु कोशिका। प्रेपरेसु कोशिका क्या था? उसमें क्या हुआ था? उसमें सेल डिवीजन हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था और 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। एक कोशिका जो परिधि की होती, जिसे मैंने बोला था परिधीय कोशिका या वित्तीय कोशिका, जो कोशिका नष्ट हो जाती है, और उस जो कोशिका नष्ट होती है, जो परिधीय कोशिका है जो नष्ट होती है, उससे भोजन प्राप्त करता है कौन? जो बीजाणुजन कोशिका होती है, और वो आकार में बड़ी हो जाती है। कौन? बीजाणुजन कोशिका। उसका जो बीजाणुजन कोशिका होती है, इसको मैंने क्या, बीजाणुजन कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिससे मैंने बोला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जो
जो बीजाणु जन कोशिका है वो आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है, और उसको हमने क्या बोला, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा और 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब ये फिर इसमें क्या होगा, इसमें सेकंड मियोसिस होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, जो कैसा होता है, समसूत्रीय विभाजन की तरह कार्य करता है। यह क्या करता है, समसूत्रीय विभाजन की तरह कार्य करता है और 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब ये 4 कोशिकाओं में से जो पर्दे की ओर कोशिका होती है, उनमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती हैं, और जो कोशिका नष्ट हो जाती हैं उसी से जो लास्ट वाली कोशिका, चौथी कोशिका है, ये इससे पोषक प्राप्त करती है और आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे मैंने क्या नाम दिया, क्रियाशील गुरु बीजाणु। तो इसकी हम डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, तो देखो, अगर क्वेश्चन मेरा आया कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। या इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चित्र हो जाएगा आपका। अगर ओनली गुरु बीजाणु जनन बोल रहा है तो आप ये चित्र बना के और ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, कौन सी, कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आज आपका कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से कंप्लीट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे परागण किसे कहते हैं, परागण की खोज किसने की, और परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम पढ़ चुके हैं कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परागण। तो मेरा मेन टॉपिक है परागण। इसे हम वेरी इंपोर्टेंट भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं याद रखना, वो बोर्ड एग्जाम प्लस नीट के लिए है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी से बाहर मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी से कम नहीं मिलेगा आपको यहाँ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि परागण किसे कहते हैं। परागण, तो मेरा टॉपिक अब क्या है, परागण। तो सबसे पहले परागण की खोज किसने की है, परागण की खोज किसने की है, थियोप्रेस्टस ने। थियोप्रेस्टस। और ये थियोप्रेस्टस कौन थे, वनस्पति विज्ञान के जनक, बॉटनी के जनक। कौन, थियोप्रेस्टस कौन थे, बॉटनी के जनक, ठीक है। बॉटनी जानते होगे, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है, थियोप्रेस्टस हैं, ओके। तो परागण की खोज किसने की, थियोप्रेस्टस, ठीक है। क्या ये परागण हर एक पादपों में पाया जाता है, यह परागण की प्रोसेस है, जो पोलिनेशन है, ये क्या हर एक पादपों में पाई जाती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पादप कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ब्रायोफाइट, और थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो मैंने 5 प्रकार के पादप आपको बताया था सबसे पहले। तो ये थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, इसमें परागण की प्रक्रिया पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। याद रखना कि परागण ओनली किसमें पाया जाता है, ओनली 2 पादपों में। कौन कौन से, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अर्थात हम बोल सकते हैं ओनली फिनेरोगैम्स में परागण की प्रक्रिया पाई जाती है, ना कि क्रिप्टोगैम्स में। तो पादप ने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किसे बोलते हैं, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं,
फिनेरोगैम्स किसे बोलते हैं? जिसमें बीज पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि परागण की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण ओनली किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म, एंजियो स्पर्म, आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी पादप, ठीक है, या पुष्पी पादप भी बोल सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पादप में पाए जाते हैं, ठीक है, में पाए जाते हैं। तो ये परागण प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? ओनली एंजियोस्पर्म में, आवृतबीजी पादप में और जिम्नोस्पर्म अनावृति पादप में पाई जाती है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो आप इतना लिखो। इसके बाद हम देख रहे हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और परागण किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं बता चुका कि परागण कौन से पादपों में पाया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि ये परागण है, ये परागण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले पढ़ेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण की डेफिनेशन क्या है। तो देखो परागण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम चित्र के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। ये हमारी संरचना किसकी बन गई? इस संरचना को हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश, ये संरचना है वर्तिकाग्र, ये क्या वर्तिका, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस संरचना को बोलते हैं पुतंतु, याद होगा पुतंतु। सबका मुझे कोई मतलब नहीं, और हम देख रहे हैं कि परागण किसे कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण, तो परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण। और इस संरचना को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो परागण किसे कहते हैं? क्वेश्चन मेरा क्या है कि परागण किसे कहते हैं। तो देखो परागकोश से, ये संरचना किसकी है? परागकोश की है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, परागण बोलते हैं। याद रखो क्या बोला मैंने कि परागकोश से, ये क्या परागकोश की संरचना है, तो परागकोश से किसका? परागकणों का किस पर? वर्तिकाग्र पर। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये संरचना किसकी है? वर्तिकाग्र है। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। या परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जैसे कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को या प्रक्रिया को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो परागण किसे कहते हैं? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सपोर्टेड समझ लो एज मेरा ये शरीर है, ठीक है, तो ये मेरे हाथ है, ये क्या है? पोतंतु है, और ये मेरा ये हाथ है, इतना क्या है? पुंकेसर, वो परागकोश है, इसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ये मेरा जो सिर है, ये क्या है? वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र, ये जो मैंने क्या समझा, ये सिर है। और ये जो मेरी गर्दन, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिका, वर्तिकाग्र
वर्तिका, और तो मेरा डेट इसे हम बोलेंगे क्या, अंडाशय। तो ये क्या है, पराग, ये क्या है, परागकोश है, सपोज डेट ये परागकोश है। तो परागकोश से क्या, परागकण, ये क्या है, परागकण है। ये क्या बोला मैंने, परागकण है। ये क्या, परागकोश है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर, ये सिर है, ये मेरे क्या है, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे, परागकण बोलते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र पर किसका, इस परागकण का, ये परागकण कहां होंगे, परागकोश में होंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। ठीक है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है। अब हम देखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। तो परागण किसे कहते हैं, हो गया। अब देखेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण, स्वपरागण या स्वयुग्मन, युग्मन। दूसरा सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। तीसरा परपरागण, परागण। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, स्वपरागण या स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण, परपरागण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन, या ऑटोगैमी। दूसरा सजात पुष्पी परागण को क्या बोलेंगे, जीटोनोगोमी, जीटोनोगैमी, और इसे बोलेंगे हम जीनोगैमी, जीनोगैमी, या क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो याद रखना, इसको इंग्लिश में भी याद रखना। कभी कभी ये स्वपरागण की जगह पर ऑटोगैमी भी लिख सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सजात पुष्पी परागण को लिख सकते हैं जीटोनोगैमी बोल सकते हैं, और पर परागण की जगह पर जीनोगैमी भी लिख देते हैं। कभी कभी हिंदी में लिख देंगे जीनोगैमी किसे कहते हैं। ओके, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना। तो इस समय हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, स्वपरागण किसे कहते हैं, उसके बाद सजात पुष्पी परागण एंड परपरागण। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं। जो स्वपरागण होता है इसमें पुष्प कैसे होते हैं, और सजात पुष्पी परागण पुष्प कैसे होते हैं, परपरागण पुष्प किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं। इससे पहले हम देख ले रहे हैं कि सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं। तो देखो सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं और ये कैसे होते हैं। सबसे पहले सजात पुष्पी परागण में जो पादप होता है, पादप इसमें कैसा होता है, एक लिंगी होगा या द्विलिंगी होगा। तो सजात पुष्पी परागण में पादप कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। पादप कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। और पुष्प कैसा होगा, इसमें सजात पुष्पी परागण में पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी।